Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 का जो इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक है उसमें से है, जिसका टाइटल है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से काफ़ी दफ़ा आए हैं, एमसीक्यूज़ भी इसमें से काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 4 का। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको, या प्लाज्मोलीमा भी इसको कहा जाता है, प्लाज्मोलीमा। तो ये मुख्तलिफ नाम, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के बाहर होती है। अच्छा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने की क्या वजह है? सेल मेम्ब्रेन तो समझ आ रही है कि ये सेल की मेम्ब्रेन है, कि सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन मौजूद है। लीमा भी आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन को कहा जाता है, तो इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलीमा। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनेली जब हम डिस्कस करेंगे, हमने ऑर्गेनेलीज को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जिस भी ऑर्गेनेली को स्टडी करेंगे उसकी लोकेशन लाजमी देखेंगे कि ये सेल के किस हिस्से में पाई जाती। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, अगर एनिमल सेल की बात करें तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में चूंकि बाहर सेल वॉल होती है, या आप कह सकते हैं बैक्टीरिया सेल की बात करें या फंगल सेल की बात करें या एल्गी की बात करें, तो सबके अंदर बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट के बिल्कुल नीचे। उसके बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको देखने से पहले डिस्कवर किया गया, यानी ये थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे, हालांकि ये बात बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे आपने याद रखना है। पहले जब सबसे पहले जो स्टडी हुआ है सेल्स, उसमें सिर्फ सेल की सेल वॉल नज़र आती थी, यानी आप कह सकते हैं सेल वॉल नज़र आती थी। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सेल वॉल से चीज़ें तो गुजर जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, लेकिन सेल के अंदर वो चीज़ें पहुंचती हुई नज़र नहीं आती थी। तो फिर काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि शायद सेल वॉल के अंदर भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी मेम्ब्रेन है जो अभी तक नज़र नहीं आई, जो इन चीज़ों को रोक लेती है। तो फिर उसको कहा गया ये सेल मेम्ब्रेन है, एक ऐसी छोटी सी मेम्ब्रेन है। बाद में इसको डिस्कवर भी किया गया। कॉर्नेगिली और क्रैमर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर भी किया है। तो यानी ये सेल मेम्ब्रेन का आइडिया पहले हो चुका था, लेकिन इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं लिपोप्रोटीन ज़्यादा हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा है 60 to 80%, लिपिड्स के 20 to 40%, और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स, जितने भी फिगर बुक के अंदर हैं वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कोई एक साइंटिस्ट ने उसको तजवीज़ नहीं कर दिया, बल्कि पहले रिसर्च हुई, कुछ साइंटिस्ट ने इसका आइडिया दिया, कुछ ने इसके ऊपर मज़ीद काम करके एक मॉडल बनाया, फिर वो गलत हो गया, फिर दूसरा मॉडल बना। यानी आप कह सकते हैं मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काम किया, काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने काम किया है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल पेश किया गया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, इसको सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। इसके क्या रीज़न है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 3 साइंटिस्ट ने, डेविडसन, डैनियल और रॉबर्टसन, इन तीनों ने मिलकर ये 1935 के अंदर ये मॉडल सजेस्ट किया था। हम डिस्कवर इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत मॉडल था। डिस्कवरी में तो यूजुअली जो चीज़ नज़र आती है वो ठीक होती है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड बाई लेयर है, लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए
आपको चैप्टर नंबर 2 के लिपिड्स वाला पोर्शन अच्छी तरह आना चाहिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छी तरह और क्लियर होंगे। बहरहाल हम यहाँ थोड़ी सी रिवीजन भी करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपने लिपिड्स का और ख़ास तौर पे लिपिड्स का फॉस्फोलिपिड वाला टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरह जहन में रखना है। तो इसने क्या कहा कि लिपिड बाई लेयर है, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है एक लेयर, ये एक ही लेयर, और ये सैंडविच है। सैंडविच का मतलब क्या होता है, दरमियान में है, ठीक है। और किसके दरमियान में, आउटर और इनर प्रोटीन, बाहर भी प्रोटीन है अंदर भी प्रोटीन है। अंदर से क्या मुराद, इसके अंदर सेल है, और ये आप कह सकते हैं लिपिड बाई लेयर के बाहर भी प्रोटीन है। तो आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर्स, और दरमियान में क्या है, लिपिड की 2 लेयर सैंडविच है, इस वजह से इसको कहा जाता है ये सैंडविच मॉडल है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, जो आपकी बुक में डायग्राम है उसको, उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि ये जो प्रोटीन मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये सारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद जो लिपिड्स मौजूद होते हैं इनमें ज़्यादातर फास्फोलिपिड्स होते हैं, और फास्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर हमने 2nd चैप्टर में डिस्कस किया था कि फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में 2 पोर्शन होते हैं, एक उसका हेड होता है। अगर आपको थोड़ा सा हम रिकॉल करें, फास्फोलिपिड वो हमारे पास लिपिड्स हैं जो फास्फोटाइडिक एसिड से मिलके बने हैं, और फास्फोटाइडिक एसिड मजीद 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। आप कह सकते हैं H3PO4, ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स। तो जो हेड है इसमें ग्लिसरॉल और H3PO4 होता है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, अट्रैक्शन रखती हैं, इस वजह से इनको हाइड्रोफिलिक कहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो हेड ऑफ फास्फोलिपिड है, जैसे ये फास्फोलिपिड का मालिक्यूल है, इसका जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है। प्रोटीन चूंकि ग्लोबुलर है, और ग्लोबुलर प्रोटीन का हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो यानी आप कह सकते हैं ये हेड भी और प्रोटीन दोनों क्या है, हाइड्रोफिलिक हैं, और ये भी हेड और प्रोटीन्स, या हेड और प्रोटीन ये क्या है। लेकिन ये जो फैटी एसिड का दरमियान में पोर्शन है, फैटी एसिड आपको पता है नॉन पोलर है और पानी में हल नहीं होती, इस वजह से इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो बुक के अंदर टर्म इस्तेमाल की गई, इनको आपने जहन में रखना है कि कौन सी प्रोटीन इस्तेमाल की गई है यूनिट मॉडल के अंदर, और कौन से लिपिड इस्तेमाल की। तो प्रोटीन कौन सी है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, और लिपिड कौन से है, फास्फोलिपिड है। तो ये वाला सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें बाहर और अंदर प्रोटीन्स हैं और उसके दरमियान में लिपिड बाइलेयर सैंडविच है, इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन जिस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी बनाई गई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया तो बिल्कुल इसमें ये चीज़ें नज़र नहीं आई जो यहाँ मेंशन की गई। अब यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात कि जो लिपिड बाइलेयर सैंडविच है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने देखा कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच नहीं है। दूसरी, जो प्रोटीन है वो ऊपर और नीचे यानी सरफेस पे मौजूद हो, ऊपर वाली सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे। जो ऊपर वाली सतह है, नीचे वाली सतह है, उस पे ही प्रोटीन है, अंदर प्रोटीन नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो प्रोटीन है वो कंटीन्यूअस लेयर बनाती। कंटीन्यूअस से क्या मुराद है कि एक मालिक्यूल के साथ दूसरा जुड़ा, दूसरे से के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, और एक लेयर बन गई, इसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस लेयर। अब 3 बातें आ गई। यूनिट के लिपिड बाइलेयर जो दोनों के दरमियान में है, उसके बाद जो प्रोटीन वो ऊपर और नीचे है, दरमियान में कोई मालिक्यूल उसका नहीं है, और आप कह सकते हैं जो लिपिड प्रोटीन वो हमेशा कंटीन्यूअस लेयर बनाती है। तो जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा गया तो ये 3 बातें ही नज़र नहीं आई। पहला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है उसने वाज़े किया, उसने शो किया दैट लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन प्रोटीन्स लेयर, कि वो सैंडविच नहीं है बिटवीन प्रोटीन लेयर। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो प्रोटीन लेयर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस से क्या मुराद है, एक मालिक्यूल उसके साथ दूसरा लगा, उसके साथ तीसरा लगा, उसके साथ चौथा, ऐसे पूरी लेयर बना देती। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी इसके मालिक्यूल बिखरे पड़े हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके बाद प्रोटीन आर नॉट कन्फाइंड टू सर्फेसिस, कि प्रोटीन ऊपर और नीचे नहीं है, जैसे यूनिट मॉडल में कहा गया एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे नहीं है। बल्कि ये मॉडल क्या कहते हैं, इस मॉडल के मुताबिक लिपिड बाइलेयर इसमें भी है,
लेकिन प्रोटीन की अरेंजमेंट का फर्क है। प्रोटीन इसमें मोज़ेक मैनर यानी बड़ी खूबसूरती के साथ इम्बेड है। इम्बेड का मतलब अंदर धंसा हुआ। अब पहले अपने समझना है कि मोज़ेक से क्या मुराद है। मोज़ेक मतलब कि किसी भी चीज़ में कोई चीज़ अगर लगी हो बड़ी खूबसूरती से, इसको हम मोज़ेक मैनर कहते हैं। जैसे अपने अक्सर काला बकरा देखा होगा, बाज़ बकरे बड़े खूबसूरत होते हैं, होते वो काले हैं, लेकिन कहीं कहीं आप कह सकते हैं वाइट स्पॉट लगे होते हैं, यानी सफ़ेद किस्म की धारियाँ होती हैं, लेकिन वो कहीं कहीं होती हैं। तो और उस कहीं कहीं की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो लिपर्ड है वो काले बकरे की तरह है, और उसके ऊपर कहीं कहीं जो सफ़ेद पोर्शन है, सफ़ेद पोर्शन वो प्रोटीन्स हैं। या आप ऐसे कर लें, लिपर्ड एक बहुत बड़े समंदर की तरह है, और प्रोटीन की मिसाल उस समंदर में जजीरों की तरह है। आपको पता है कि जजीरे इकट्ठे नहीं होते बल्कि कहीं कहीं होते हैं, और जजीरों के ऊपर जो दरख्त हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तरह है। ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं है, बल्कि लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे हुए हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं लिपिड। और ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी ये बिखरे पड़े हैं। इसको हम कहते हैं मोज़ेक मैनर। बड़ी खूबसूरती से लगे हुए हैं, खूबसूरती से लगे हुए हैं। तो मोज़ेक का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़ी खूबसूरती से लिपिड बाइलेयर के अंदर जड़े हुए हैं। फ्लूइड का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, और मैंने कहा था आपको रीज़न मैं बताऊंगा कि इसको प्लाज्मा क्यों कहा जाता है। प्लाज्मा बेसिकली ये वर्ड फ्लूइड ही को रिप्रेजेंट करता है। फ्लूइड कोई भी चीज़ जो मूव कर रही हो, फ्लो कर रही हो, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आप कह सकते हैं स्टेबल नहीं है, ऐसे खड़ी नहीं है, सॉरी स्टेबल की बात करूँ मैं, खड़ी नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा इस तरह मूव कर रही होती है। सेल के इर्द गिर्द ये इस तरह मूव कर रही होती है। इस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आसान हो जाती है, क्योंकि अगर इसकी मूवमेंट ना हो तो ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी मुश्किल। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपने आटा छनता हुआ देखा होगा कि जो औरतें हैं वो आटा छानने में डालती हैं और उसको तेज़ी से हिलाती। उस तेज़ी से हिलाने का फ़ायदा क्या होता है, आटा तेज़ी से छन छन के नीचे आता है। अगर वो उसको इस तरह खड़ी कर दें और फिर आटा डालें तो हो सकता है मे बी पॉसिबल हो आटा नीचे आए से, लेकिन बहुत स्पीड से, एक पाव आटा हो सकता है एक हफ्ते में छाना जाए। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट मेम्ब्रेन की है, इस मूवमेंट की वजह से कहा गया ये फ्लूइड है और ये सेमी सॉलिड होती है। फ्लूइड सॉलिड चीज़ तो फ्लो नहीं कर सकती, ये सेमी सॉलिड होती है जिसकी वजह से मूव करती रहती है। तो प्लाज्मा का वर्ड इसी वजह से इस्तेमाल किया, ये क्या है, फ्लूइड है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मोज़ेक प्रोटीन के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ पोर्स भी होते हैं, क्योंकि बाद चीज़ें ऐसी हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजरती, फिर इन पोर्स के ज़रिए से सेल के अंदर दाखिल होती हैं। अच्छा, अगर आप बुक में देखें तो बुक में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी अटैच। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लिपिड की ही टाइप है, यानी ये कोई अलग से मॉलिक्यूल नहीं है, ये लिपिड की ही टाइप है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का सेल मेम्ब्रेन को क्या फ़ायदा है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिजिडिटी आती है, थोड़ा सा इसमें सख्ती आती है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट देने के काबिल होती है। अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ना हो, जैसे बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो वो बड़ी नर्मो नाजुक होती है, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं प्रेशर को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में चूंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो आप कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल इसको मजबूती देता है। कोलेस्ट्रॉल क्या देता है, मजबूती देता है। इसी तरह बुक के अंदर यहाँ कुछ फाइबर्स भी शो किए गए हैं जिनको हम साइटोस्केलेटल फाइबर कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही। और कुछ यहाँ मटेरियल दिया गया जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो सेल के बाहर होते हैं। ये मॉडल जिन दो साइंटिस्ट ने पेश किया था उनको हम सिंगर और निकोलसन कहते हैं। 1972 के अंदर इस मॉडल को पेश इन्होंने किया था। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, तो इसके दो बड़े फंक्शन हैं, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन। अब ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है, दोनों का लफ्ज़ी मतलब ये है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना।
तो हम जब इन दोनों में डिफरेंस करते हैं तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और वेव्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये ट्रांसमिशन कहलाता है। जैसे हमारी सड़कों के ऊपर ट्रांसपोर्ट फिर रही होती है, उसकी वजह क्या है, उसमें मटेरियल जा रहा है। लेकिन जो हमारे टीवी चैनल्स आते हैं, हमारे रेडियो चैनल आते हैं, आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो करंट मूव करता है, खंबे वगैरह लगे होते हैं, तारे होते हैं, ये सारी ट्रांसमिशंस कहलाती हैं। जैसे क्रिकेट का मैच अगर देख रहा हूँ तो हम अक्सर कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन चल रही, रेडियो का चैनल तो लाइव ट्रांसमिशन आ रही, करंट जिन तारों से गुजर है हम ये कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है। तो जो वेव्स का गुजरना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये ट्रांसमिशन कहलाता है, और मटेरियल के एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पहले हम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए परफॉर्म करती है, वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ट्रांसपोर्ट है। तो इसने फ्लो ऑफ मटेरियल को कंट्रोल में रखना है, और इसने डेफिनेट ग्रेडियंट को मेंटेन रखना है। डेफिनेट ग्रेडियंट से, ग्रेडियंट का वर्ड जब भी आएगा तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ चीज़ हाई कंसंट्रेशन में होगी और दूसरी तरफ चीज़ लो कंसंट्रेशन, और यही बुनियाद बनती है मूवमेंट की। यानी अगर चीज़ दोनों तरफ इक्वल हो तो मूवमेंट नहीं होती। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन की कोशिश होती है कि चीज़ों का, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास करनी है, आना जाना लगा हुआ है जिन चीज़ों का, उनका डेफिनेट ग्रेडियंट को मेंटेन किया जा सके ताकि मूवमेंट हमेशा होती रहे। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको डिफरेंशियली परमिएबल कहा जाता है। यानी आप ये सारों का मतलब ये है, कुछ चीज़ें सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं गुजर सकती। सेल मेम्ब्रेन के पास जो भी चीज़ आती है सेल मेम्ब्रेन इसको रोक लेती है। तो इस वजह से कहा गया इट ऑफर बैरियर, ये रोकने का काम करती है बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद फिर ये इन मॉलिक्यूल की नेचर को देखेगी। कुछ मॉलिक्यूल की नेचर इसको पसंद आएगी, कुछ मॉलिक्यूल की नेचर इसको पसंद नहीं आएगी। तो जिन मॉलिक्यूल की नेचर इसको पसंद आती है वो गुजर के अंदर चले जाते हैं, या अंदर है तो बाहर चले जाते हैं, और जिनको की नेचर उसको पसंद नहीं आती उनको अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। यानी आप कह सकते हैं ये सिलेक्शन करके, परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना, कि ये पहले सिलेक्शन करेगी फिर गुजरने की इजाज़त देगी। सेमी कुछ को इजाज़त देगी, कुछ को नहीं। पार्शली भी जुज़वी तौर पे कहा जाता है, कुछ को इजाज़त मिलेगी। डिफरेंशिएट, फ़र्क करेगी, पहले ये फ़र्क करेगी, जो इसको अच्छा लगा उसको अंदर, जिसको अच्छा नहीं लगा उसको बाहर। तो इसी वजह से इट ऑफर बैरियर, ये बैरियर का काम करती है, यानी पहले चीज़ों को रोक लेती है, उसके बाद फिर ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस पास थ्रू, और फिर सिलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो इससे पास करके अंदर की तरफ जाएंगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो तीन किस्म की नेचर अगर मॉलिक्यूल के पास है, स्मॉल है, न्यूट्रल है। जैसे काफ़ी सारे गैस के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूल छोटे भी होते हैं, न्यूट्रल, दे इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन, ये आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं वो भी इजीली क्रॉस कर जाती है। इस वजह से काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती, लेकिन उनके इर्द गिर्द लिपिड की चादर लपेट दी जाती है, वो लिपिड सॉल्युबल हो जाती हैं, तो वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाती। लेकिन जो चार्ज और लार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज और लार्ज कि जिन पे चार्ज है और लार्ज है, दे फेस डिफ़िकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अब ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, तो उसका मतलब ये है कि ये सेल के अंदर ही नहीं जाएंगे। लेकिन अब सोडियम की सेल के अंदर ज़रूरत होती है, सोडियम को कभी बाहर निकाला जा रहा होता है, कैल्शियम आयन की सेल के अंदर ज़रूरत होती है, पोटाशियम आयन की सेल के अंदर ज़रूरत होती है, क्लोराइड आयन की सेल के अंदर ज़रूरत होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन इनको गुजरने नहीं देती। फिर ये सेल के अंदर से आएंगे या सेल के बाहर कैसे जाएंगे? बेसिकली अभी हमने बात की कि सेल मेम्ब्रेन के पास चार्ज पोर होते हैं, चार्ज पोर होते हैं, तो ये उन पोर के ज़रिए से गुजर के जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन से तो पास नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एक पोर लगा हुआ है, ये इससे पास करके अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे।
तो इस वजह से हमेशा जो चार्ज की मूवमेंट है वो सिलेक्टिव है। जिस किस्म का पोर हो, ये नहीं हर किस्म के चार्ज ग्रुप को गुजरने देगा, जिस किस्म, जैसे सोडियम आयन को गुजरने के लिए सोडियम गेट ही देगा। उसके बाद अब ये जो आना जाना लगा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, जिन मैकेनिज्म के जरिए से लगा हुआ है, उनकी 3 बड़ी कैटेगरी हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव सुस्त को कहा जाता है, सुस्त जिसके पास एनर्जी ना हो, ठीक है। एक्टिव चुस्त को कहा जाता है, जिसकी बॉडी में एनर्जी हो। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ऐसी मूवमेंट ऑफ मटेरियल है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। और मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जिस शक्ल में इस्तेमाल होती है वो एटीपी है। एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है? इस्तेमाल होना, खर्च होना, ठीक है। जैसे हमेशा कोई भी चीज़ ऊपर से अगर नीचे फेंकी जाए तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाए, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना हो तो एनर्जी चाहिए होती। तो हमेशा मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये पैसिव होती है, और मूवमेंट ऑफ मटेरियल लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ये क्या होती है? एक्टिव होती है। उसके बाद 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, अकॉर्डिंग एंड अगेंस्ट। अकॉर्डिंग किसी के हाँ में हाँ मिलाना, अगेंस्ट किसी के मुखालफत करना। तो अगर मैं आपके सामने 2 बातें रखूं कि मैं उस शख्स की हाँ में हाँ मिला रहा हूं, मैं उसके शख्स की मुखालफत कर रहा हूं, तो एनर्जी किस में चाहिए? तो आप फ़ौरन कहेंगे किसी चीज़ की मुखालफत करना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती। तो फिर इसी तरह जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो ग्रेडियंट का क्या मतलब है? अभी हमने डिस्कस किया, एक तरफ चीज़ हाई होगी, एक तरफ चीज़ लो, हाई से लो। अगर ये हाई से लो की तरफ जा रही है तो ये अकॉर्डिंग है, आसान काम हो रहा है। लेकिन मुखालफत करना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई की तरफ जाना, इसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये 2 टर्म्स हैं, ये आप कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होंगी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, तो अकॉर्डिंग होगा तो पैसिव, अगर अगेंस्ट होगा तो एक्टिव। उसके बाद डाउन हिल, नीचे की तरफ आना, तो मूवमेंट ऑफ डाउन हिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल या अप हिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये नॉन सिलेक्टिव है और ये सिलेक्टिव है, यानी सेल के अंदर हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़रूरत की चीज़ों के लिए होगी। हर वो चीज़ जो सेल को ज़रूरत ही नहीं है, सेल का उससे ताल्लुक़ ही नहीं है, तो उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से वो अंदर आ नहीं जा सकता या अंदर से बाहर नहीं जा सकता। ये हमेशा सिलेक्ट। लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव है, हर वो चीज़ जिसमें ये 3 प्रॉपर्टी हैं, वो स्मॉल हो, न्यूट्रल हो और आप कह सकते हैं लिपिड सॉल्युबल हो, अगर वो सेल के बाहर पड़ा है और इसमें ये 3 प्रॉपर्टी वो सेल के अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं। तो इस वजह से बुक में ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइन लिखी हुई है कि मैनी सब्सटेंसेस नॉट नीडेड, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि सेल को ज़रूरत ही नहीं है लेकिन वो भी दाखिल हो रही, वो हमेशा किसके ज़रिए से होंगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव मूवमेंट होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की 2 बेस्ट एग्जांपल है जो हम बार बार सुनते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ये 2 बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल हैं। डिफ्यूजन में भी चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है, ऑस्मोसिस में भी चीज़ हाई से लो की तरफ। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है? ये प्रोसेस मैंने शो किया है कि कोई भी चीज़ सेल के पास आएगी, सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगी, फिर वो फोल्डिंग बढ़ती चली जाएगी और बाद में एक वैक्यूल की शक्ल में वो अंदर सेव हो जाएगी। तो ये जो किसी भी मटेरियल को अंदर लेके जाना है बाय इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जाने की वजह से ये एंडोसाइटो, और ये बल्क ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। यानी हमने एक बात कही थी कि लार्ज पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, लेकिन इस अंदाज में सेल के अंदर जा सकते हैं। तो जब सेल ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज़ को अंदर लेके जाना हो तो वो एंडोसाइटोसिस करती है। इसका अपोजिट प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस, बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। तो मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन टू फॉर्म वैक्यूल्स। पहले इनफोल्डिंग बनेगी, वो इनफोल्डिंग गहरी होती चली जाएगी और फिर वो वैक्यूल की शक्ल में अंदर ही मटेरियल को ले। उसके बाद एंडोसाइटोसिस 2, फैगो कहते हैं खाने को, पाइनो कहते हैं पीने को। तो अगर सॉलिड मटेरियल अंदर जा रहे इस प्रोसेस के जरिए से तो वो फैगोसाइटोसिस है। ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। पाइनो ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये कॉमनली है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास सॉलिड चीज़ को खाया जाता है, लिक्विड चीज़ को पिया जाता है।
तो ये जो फैगो का लफ्ज़ी मतलब ही खाना है और पाइनो का लफ्ज़ी मतलब ही ड्रिंक करना है। उसके बाद ट्रांसमिशन, कुछ सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम, दो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है नर्व सेल और मसल सेल। इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मोलीमा है या आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इनमें ये ट्रांसमिशन का काम करती है। अब ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात आपने और जहन में रखनी है, अक्सर स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर आपके लेक्चर अरेंज शक्ल में नहीं मिलते। हालांकि YouTube का एक फ़ीचर है, अगर आप मेरा चैनल ओपन करें तो उस चैनल के ऊपर कुछ लिस्ट बनी होती है, जैसे होम का, वीडियोस का वर्ड होगा, प्लेलिस्ट का। तो अगर आप प्लेलिस्ट को ओपन करें तो उस मुख्तलिफ चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। अगर वो आप उस चैप्टर को ओपन करेंगे तो सारे जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी आप लेक्चर नंबर 1, फिर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर, इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएंगे। तो इस वजह से आपने प्लेलिस्ट के ज़रिए से आप ऑर्गेनाइज लेक्चर को हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.